इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और इसी के साथ में भारत की एक नई कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन क्या 15 अगस्त 1947 को जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो क्या पूरे भारत को आज़ादी मिल गई थी, या भारत के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे थे जो किसी और विदेशी शक्ति के गुलाम थे? तो जी हाँ, एक इलाका ऐसा था जो अभी भी विदेशी शक्ति का गुलाम था, और वो था गोवा। और गोवा के साथ ही दमन और दीव की छोटी छोटी टेरिटरीज भी। आखिर क्या सवाल है, आखिर क्या वजह है कि गोवा अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था जबकि पूरा भारत आज़ाद हो चुका था? क्यों पुर्तगाली गोवा को अभी भी पुर्तगाल का एक एक्सटेंशन मानते थे, और क्यों गोवा, दमन और दीव जैसे छोटे छोटे इलाकों को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, वहां से निकलकर नहीं जाना चाहते थे? जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1498 से, जब वास्को डी गामा सेल करके एक नए रास्ते की खोज करके भारत आता है, कालीकट में उतरता है, जहां पे जिस तरह हमारी संस्कृति रही है कि विदेशियों का या मेहमानों का हमेशा हमने स्वागत किया है, अगर वो व्यापारी की तरह आए या फिर वो मेहमानों की तरह आए। तो ये भी व्यापारी और मेहमानों की तरह आते हैं, यहाँ पे इनका स्वागत किया जाता है। और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर अंदर पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तटवर्ती इलाकों में अपने कुछ मजबूत गढ़ बना लेते हैं। पुर्तगाली आए तो मेहमानों के तौर पे थे, लेकिन पुर्तगालियों को एक बात समझ में आ गई थी कि भारत में चाहे जमीनी शक्तियां कितनी भी बड़ी बड़ी क्यों ना हो, चाहे उत्तर में एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य हो या दक्षिण में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य हो, लेकिन इनकी सेनाएं तो बहुत मजबूत है, पर इनके पास में नेवी यानी कि नौसेना इतनी स्ट्रांग नहीं है। और इसीलिए पुर्तगालियों का इरादा था पश्चिमी समुद्रों के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर देना, क्योंकि पुर्तगालियों के पास में एक बहुत मजबूत नेवी थी। और इसीलिए पुर्तगालियों को चाहिए थे कुछ ऐसे पोर्ट्स जो कि भारत की पश्चिमी तटवर्ती सीमा पर लगे हुए हों, जहां पर वो अपने मजबूत बंदरगाह बनाए, अपने हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश करें, और उन हेडक्वार्टर्स को इस्टेब्लिश करके इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लें और उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इसी उद्देश्य के साथ में कोचिन से लेकर दीव तक भारत की पश्चिमी तटवर्ती सीमा पर पुर्तगालियों ने अपने कई मजबूत अड्डे बना लिए और कई मजबूत बंदरगाह बना लिए। और इसी के साथ में पुर्तगालियों का भारत के पश्चिमी तटवर्ती इलाके के कुछ शहरों के ऊपर राज शुरू होता है। अंग्रेजों का एक उदय होता है भारत के अंदर, और अंग्रेज पुर्तगालियों की बढ़ती ताकत को कुछ हद तक कमजोर करते हैं। लेकिन फिर भी गोवा, दमन और दीव ये तीन ऐसी जगह रह जाती हैं जो पुर्तगालियों के पूरी तरह से अधीन रह जाती है। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में ये एक समझौता जैसा था कि पूरे भारत के ऊपर अंग्रेज राज करेंगे, लेकिन दमन, दीव और गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का राज कायम रहेगा। और उसके बाद शुरू होता है एक बहुत ही दमनकारी दौर। देखिए, पुर्तगालियों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से फायदा उठाए, लेकिन जब तक वो गोवा के अंदर शासन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक और बात थी कि वो अपने धर्म को भी इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए। लगभग 1560 से लेके 1560 से लेके 1812 के बीच में एक पॉलिसी होती है जो गोवा के अंदर पोर्चुगीज रूलर एस्टैब्लिश करते हैं, जिसको कहा जाता है इंक्विजिशन ऑफ गोवा। यानी कि पहले तो पोर्चुगीज पावर या मिलिट्री पावर की मदद से बहुत सारे मिशनरीज यहाँ पे आते हैं, और बहुत सारे मिशनरीज आके यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती कि डेथ और क्रिश्चियनिटी, या तो तुम जीवित रहो तो क्रिश्चियन बन के रहो, और अगर जीवित नहीं रहोगे, अगर क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो तुम जीवित भी नहीं रहोगे। तो बहुत सारे ऐसे लोकल्स थे जो कि उस मृत्यु के डर से नए रिलीजन को एक्सेप्ट तो कर लेते, लेकिन वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करते उसको, क्योंकि उनकी परंपरा तो सदियों से चली आ रही कुछ और ही थी। और इसीलिए गोवा के अंदर बहुत सारे ऐसे हिंदू होते हैं जो ऊपर से दिखावे के लिए तो क्रिश्चियनों की तरह रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, अपनी भाषा को उपयोग में लेके आते थे। तो जब पुर्तगाल ने ये देखा
कि गोवा के अंदर कहने के लिए, नाम के लिए तो बहुत सारे क्रिश्चियंस बन गए, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी को बहुत कम फॉलो करते हैं, ज़्यादातर अपने पुराने धर्म और संस्कृति को ही फॉलो करते हैं। तो फिर इसके साथ गोवा इंक्विजिशन की शुरुआत होती है। ऐसे सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को पकड़ा जाता है जो कि ऊपरी तौर पे तो क्रिश्चियन बन चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पुराने धर्म संस्कृति का अभी भी पालन कर रहे थे, और उनके ऊपर बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उद्देश्य ये था कि जो भी इस तरह की डिस्प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन होने का, लेकिन फॉलो अपने कल्चर को कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे दूसरों को एक सबक मिले और दूसरे ना सिर्फ पब्लिकली अपने आप को क्रिश्चियन की तरह प्रेजेंट करें, बल्कि प्राइवेट लाइफ में भी वो एक क्रिश्चियन की तरह ही रहना शुरू करें। इसे गोवा इंक्विजिशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1560 से लेके 1812 के बीच में ये गोवा इंक्विजिशन में बहुत एक से बुरे एक अत्याचार किए जाते हैं। ये फोटोग्राफ्स जो आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, इन फोटोग्राफ्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बुरे अत्याचार किए जा रहे थे, या तो किसी को क्रिश्चियन बनाने के लिए, या वो जो किसी डर से क्रिश्चियन बन गए हैं लेकिन क्रिश्चियनिटी को दिल से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको या उनके जैसे लोगों के मन में भय क्रिएट करने के लिए। और देखते ही देखते गोवा के अंदर बड़ी तेजी से मिशनरी एक्टिविटीज चालू हो गई। लेकिन फिर 1812 के बाद में ये गोवा इंक्विजिशन बंद होता है। गोवा के अंदर एक सेक्युलर गवर्नमेंट का राइज भी होता है, जो कि अब लोगों को अपने रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी देती थी। लेकिन बाय दैट टाइम डैमेज बहुत हो गया था गोवा के अंदर। फोर्सफुली मिशनरीज ने बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनाइज कर दिया था। लेकिन धर्म सारे ही एक जैसे होते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है। किसी भी धर्म को इंटरप्रेट करने का तरीका बुरा हो सकता है, या किसी को किसी धर्म की तरफ धकेलने के लिए जो शक्तियां काम करती हैं वो शक्तियां बुरी हो सकती। तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियनाइज हो गए गोवा में। लेकिन अब 1812 के बाद जो सेक्युलर वे ऑफ गवर्नमेंट का राइज होता है गोवा के अंदर, तो हालात थोड़े से काबू में आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने जोरों पर चल रहा होता है, और इसी प्रक्रिया में गोवा के ऊपर भी असर होता है। गोवा के ऊपर जो असर होता है उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गोवा के ही एक लीडर जिनका नाम जूलियो मैनमिज था, ये दोनों मिलकर गोवा के स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ पूरे भारत में ये साफ हो गया था कि अब भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होके ही रहेगा, तो गोवा भी क्यों अलग रहे। और इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, वो गोवा में आते हैं, और गोवा में आके गोवा के अपने साथियों के साथ मिलके यहाँ पर भी सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। हालांकि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन चल रहा था, इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा के आंदोलन में बहुत लंबे समय तक तो जुड़े हुए नहीं रह सके। उन्हें वापस मुख्य भूमि भारत के अंदर जाना पड़ा। लेकिन वो अलख जगा दी थी उन्होंने गोवा के अंदर, जो स्वतंत्रता संग्राम की अलख पूरे भारत के अंदर भी जगी हुई थी। और देखते ही देखते गोवा के अंदर एक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। लेकिन बहुत बुरी तरह से ब्रिटिश, बहुत बुरी तरह से पोर्चुगीज सरकार इस सत्याग्रह को क्रश करती है। ब्रिटिशर से भी बुरा ट्रीटमेंट था इन पुर्तगाली शक्तियों का भारतीय सत्याग्रहियों के प्रति। कई जगह फायरिंग होती, कई जगह लाठीचार्ज होता है, और इस तरह के सत्याग्रहियों को बुरी तरह से मारा जाता है। एक जगह तो ऐसी बुरी फायरिंग हुई थी कि एक ही फायरिंग में 13 नेताओं को मार डाला जाता है। और इसी के साथ में अब ऐसा लगता है कि भारत को तो आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन गोवा का सत्याग्रह बुरी तरह से कुचला जा रहा था। अब ये साफ हो गया था कि शांति के रास्ते के ऊपर चलकर पुर्तगालियों को गोवा से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इस मुद्दे को उठाया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पुर्तगाल के सपोर्ट में बहुत सारे दूसरे देश आ गए, जिसमें यूके शामिल था, यूएसए शामिल था, फ्रांस शामिल था, और भी उनकी कई सहायक शक्तियां। हाँ, रूस एक ऐसी शक्ति थी जिसने उस समय भी भारत को ही वोट किया था, भारत के फेवर में वोट किया था, और ये कहा था कि पुर्तगाल को गोवा से निकल जाना चाहिए, दमन और दीव से भी निकल जाना चाहिए। तो रूस हमारी तरफ था। लेकिन टर्की, ईरान,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये सारी वो शक्तियां थी जिन्होंने पुर्तगाल का ही साथ दिया था यूनाइटेड नेशन के अंदर। तब यूनाइटेड नेशन के अंदर भी भारत को कोई सहायता नहीं मिल रही थी। सत्याग्रह करके भी देख लिया गोवा के अंदर, वहां पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। पुर्तगाली शक्तियां बहुत ही निर्दयी थी, उन्होंने सत्याग्रहियों को गोली से छलनी करके मार डाला। तो अब भारत के पास में और कोई विकल्प बचा नहीं था सिवाय इसके कि वो यहाँ पर सैनिक कार्रवाई करे और उन इलाकों को छुड़ाए जो भारत के ही हिस्से थे। सदियों से भारत के हिस्से रहे आए थे, भारत के लोग वहां पे रहते थे, भारत की संस्कृति थी, भारत की भाषाएं बोली जाती थी। सिर्फ ऑक्यूपेशन विदेशियों का था और सारे शांति के रास्ते, बातचीत के रास्ते, संधि के रास्ते पर चलकर भारतीय नेताओं ने देख लिया था। जब कोई नतीजा नहीं निकला तब भारत ने प्लान किया 1961 में ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में इन 3 अधिकारियों ने प्रमुख तौर पे प्लान बनाया और इसको एग्जीक्यूट किया। स्क्रीन पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जयंतो नाथ चौधरी, जो कि जनरल जयंतो नाथ चौधरी, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारत के लीडर थे और भारत के कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने, ही वॉज देन द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, जिसका उद्देश्य या जिसके कमांड में ही ये पूरा ऑपरेशन होना था। दूसरी तरफ आप देख सकते हो जनरल कैंडेट, जिन्होंने 17th इन्फेंट्री ब्रिगेड को लीड किया था, जिसने गोवा के ऊपर हमला किया था। और तीसरे तौर पे आप देख सकते हो, तीसरे फोटोग्राफ में आप देख सकते हो जनरल सगत सिंह राठौड़, जिन्होंने 50 पैरा ब्रिगेड को लीड किया था, जिसने गोवा के ऊपर मुख्य हमला बोला था। ये 3 बड़े अधिकारी थे जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन विजय प्लान किया गया और प्लान करने के बाद लॉन्च करके एग्जीक्यूट किया गया। अब भारत का प्लान बहुत सिंपल था। गोवा के पास में लगभग 7 से 8 हजार सैनिक थे। 7,000 से लेके 12,000 के बीच में सैनिकों की तादाद थी। कुछ नेवल फ्लीट्स थे, कुछ नेवल शिप्स थे जिसमें 250 का क्रू था अलग अलग जहाज़ों में मिला के, और छोटी मोटी एयर पावर का सपोर्ट उनको था, बट वो नेग्लिजिबल था। तो गोवा के पास में ज़्यादातर ज़मीनी सैनिक थे जिनकी तादाद 8 से 12,000 के आसपास रही होगी, और गोवा में कई अलग अलग इलाकों में उन्होंने मोर्चे कायम करके रख लिए थे। भारत की योजना कुछ इस तरह से थी। भारत को बहुत बड़ी सैनिक टुकड़ी की ज़रूरत नहीं थी गोवा, दमन और दीव के इलाकों को जीतने के लिए। तो भारत ने दीव के इलाके में जीतने के लिए राजपूत रेजिमेंट की 20वीं बटालियन और मद्रास रेजिमेंट की 4थी बटालियन को तैनात किया। दमन के इलाके को जीतने के लिए मराठा लाइट इन्फेंट्री की 1ली बटालियन को तैनात किया गया, और गोवा के ऊपर जीतने के लिए पैरा ब्रिगेड की 1st पैरा मराठा और 1st पैरा सिख को टास्क दिया गया। और इस तरह से इन यूनिट्स ने अपने अपने हमलों की शुरुआत करी। दीव और दमन, ये दोनों इलाके बहुत छोटे थे, बहुत बड़ा एरिया नहीं था। 72 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली एरिया था। 20th राजपूत और 4th मद्रास ने अपने इनिशियल हमलों में कुछ असफलता उठाने के बाद जल्दी ही एयर सपोर्ट उनको मिलता है और बड़ी आसानी से दमन और दीव को कैप्चर करके भारतीय टेरिटरी का हिस्सा बना लिया जाता है। गोवा की लड़ाई लगभग 36 घंटों तक चली थी, जो अगेन कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन हाँ, गोवा के सैनिकों ने अपने बहुत मजबूत मोर्चे बना के रखे हुए थे। तो मराठास ने पश्चिम की तरफ से हमला किया, पूर्व की तरफ से हमला किया और पोंडा नाम की गांव को कैप्चर करने का टास्क लिया, और उत्तर की तरफ से 1 पैरा सिख ने हमला करके पंजिम की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। दोनों का उद्देश्य अल्टीमेटली पंजिम की तरफ आगे बढ़ के सारे हेडक्वार्टर्स और कमांड कंट्रोल को अपने कब्जे में लेना था। इनिशियली गोवंस ने अपने मजबूत किलेबंदियों से मोर्चा संभाला, डटकर मुकाबला करने की कोशिश करी, लेकिन जल्दी ही उनको इस बात का समझ आ गई, जल्दी उनको ये बात समझ में आ गई कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में जो भारतीयों ने हमला किया है उसको हम ज्यादा समय तक झेल नहीं पाएंगे। क्यों? वैसे तो गोवा के सैनिकों को ये आदेश थे कि या तो तुम जीतो या मरो, सरेंडर हमको करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और गोवा के सैनिकों को उनके कमांडर्स ने यह भी सूचना दी थी कि कुछ भी करके 8 दिन तक गोवा की रक्षा कर लो। अगर तुमने 8 दिन तक भारतीय सेनाओं को पंजिम को जीतने से रोक लिया तो यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन से कहकर हम युद्ध विराम करवा देंगे और ये गोवा का इलाका हमारे हाथ से जाने नहीं देंगे। तो गोवा की फोर्सेस के सामने टारगेट ये था कि कैसे भी करके 8 दिनों तक अपने ग्राउंड्स को, अपनी पोजीशंस को उन्हें होल्ड करके रखना है। लेकिन भारतीय सेना का हमला इतना प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड और तीव्र था कि 36 घंटे भी गोवा की सेना भारतीय सेना के सामने नहीं टिक पाई और अल्टीमेटली उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और इसी सरेंडर के साथ में 19 दिसंबर 1961 को गोवा का लिबरेशन होता है और वो इलाके जिनके ऊपर 451 साल का बहुत ही निर्दयतापूर्वक पुर्तगाली शासन चला आ रहा था, उसका अंत होता है। जय हिंद।